गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। तो अभी हम लोग जो इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है क्या होता है और उसका क्या क्या कितने पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 पार्ट्स होते हैं: रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सभी को 4 पार्ट को हम लोग सभी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। आप देखे होंगे कि जो कुल्फी वेंडर्स होते हैं वो जो ठेले पे जो कुल्फी बेचते हैं उस पर कोई भी फ्रिज वगैरह यूज नहीं करते हैं ना, वो आइस रखे हुए रहते हैं और उसी से क्या रहता है वो बिल्कुल सॉलिड के फॉर्म में वो रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है देखे होंगे कभी जब आप कुल्फी खाते होंगे तो सबसे पहले जब खाते हैं तो साल्टी टेस्ट आता है। साल्ट टेस्ट क्यों आता है ऐसा कभी सोचें? देखिए किया क्या जाता है कि जो आइस के फॉर्म में जो लिक्विड जो होता है आइस के फॉर्म में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो साल्ट को उसमें क्या करते हैं, साल्ट को मिक्स कर देते हैं। साल्ट को मिक्स इसलिए करते हैं कि वो और टेम्परेचर्स को बेटा क्या करता है, लूज कर देता है। वो मिनिमम ज़्यादा तो नहीं करते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं 0 से -1 -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो साल्ट क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसीलिए जब कुल्फ़ी खाते हैं तो जैसे फर्स्ट हम लोग खाते हैं तो साल्टी टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट बेटा साल्ट का ही आता है और इसलिए यूज किया जाता है कि वो टेम्परेचर्स को क्या करें, कम कर देता है जिससे वो क्या हो, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये साल्ट को मिक्स करने से, साल्ट को जो मिक्स करने से उसकी सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ इज कॉल्ड क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये साल्ट किसकी क्या हो गया काम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनीशन देखिए, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस है कोई भी चीज का सॉल्यूशंस बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसमें वाटर से ले लीजिए और इसमें क्या मिक्स कर दीजिए, आप साल्ट को मिक्स कर दीजिए तो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बना दिया गया, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कौन सा हो गया बेटा, साल्ट हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, पार्टिकल्स किसकी पार्टिकल्स होगा यहाँ पे, साल्ट का होगा। किसका होगा, साल्ट का होगा। इरिस्पेक्टिव इन द नेचर्स ऑफ सॉल्यूट, जैसा उसका नेचर्स होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। अब जो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो होता है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना। देखिए इसको शॉर्ट में यहां से R, यहां से L, यहां से V और यहां से P, तो RLVP भी बोल सकते हैं। मैं बहुत जगह पे RLVP यूज करूंगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स। सेकंड जो होता है एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसको आप शॉर्ट में BP लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड जो होते हैं डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको FP लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ये 4 टाइप से क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, है ना, फर्स्ट जो हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स हो गए। एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट्स हो गया, और फोर्थ जो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर्स हो गए।
ये सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट देखने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, है ना। हम लोग फर्स्ट देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स। आइए समझते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स क्या होता है। देखिए फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स को समझाने से पहले सबसे पहले मैं कुछ आपको टर्म बताना चाहता हूं और वो टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। इसी का टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इसमें कंसेप्ट है, समझिएगा। एक बेटा कंटेनर से ले रहे हैं, है ना, और एक कंटेनर में क्या करें, प्योर समझ लीजिए आप वाटर्स को रखे हुए हैं। प्योर वाटर मतलब या तो प्योर सॉल्वेंट आप बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूं प्योर सॉल्वेंट। कोई इसमें सॉलिड पार्टिकल्स को नहीं मिक्स किया गया, ओनली फॉर क्या है, सॉल्वेंट है। और एक और कंटेनर से लिया जा रहा है, इसमें बेटा सॉल्वेंट तो है ही, जैसे वाटर में ले रहा हूं और कुछ इसमें शुगर की हो सकते, कोई भी पार्टिकल्स हम लोग ले रहा हूं। इसमें ये आपका जो आपको सॉलिड पार्टिकल्स मिला रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है, वो नॉन वोलेटाइल से, है ना। अब एक बात बताइए, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर्स में जो देखे थे कि जो वेपर्स बनते हैं तो किसका बनते हैं, वोलेटाइल का बनते हैं, और जितना ज़्यादा वो वोलेटाइल होंगे उतना ज़्यादा उसका वेपर्स बनेगा। यहाँ पे एक बात क्लियर कीजिए कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर और इसमें जो एक सॉल्यूशंस बनाया गया है ना, वाटर्स का एक सॉलिड का जो सॉल्यूशंस बनाया गया है, और ये सॉल्यूशंस का इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, क्या इक्वल होगा कि डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो होगा इसमें सॉल्वेंट का ही सिर्फ प्रेशर होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का प्रेशर होगा। और सॉल्यूशन में किसका प्रेशर होगा बेटा, जब सॉल्यूशंस का प्रेशर देखेंगे तो जो सॉल्यूट को मिक्स किया गया है, जो सॉल्यूट को मिक्स किया गया है वो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल का तो वेपर्स कंप्लीट होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशंस का ही सिर्फ वेपर रहेगा, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट का ही प्रेशर रहेगा। क्लियर हो रहा है। देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई भी वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होता। इसका मतलब इस जो सॉल्यूशंस भी बनेगा तो जो भी सॉल्वेंट रहेंगे उसी का ही वेपर होगा। मतलब इसका जो इसमें वाटर से लिया गया और इसमें भी वाटर लिया गया, तो इसका जो सॉल्वेंट है और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं बात करूं कि यदि सॉल्यूशन सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर यदि फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, सॉल्वेंट का यदि पार्शियल प्रेशर आप फाइंड कीजिएगा तो क्या आएगा। कल आप रॉल्स लॉ में बताया गया था कि पार्शियल प्रेशर्स को फाइंड करने के लिए प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शंस लेते हैं, ये बताया गया था रॉल्स लॉ में। ठीक है, तो यदि मैं सॉल्यूशंस के इक्वल पार्शियल प्रेशर यदि मैं सॉल्वेंट का फाइंड करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, प्योर प्रेशर इन सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शंस किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ये बात क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। समझिए बात को कि यहाँ पे लिया गया है प्योर सॉल्वेंट सिर्फ ओनली फॉर वाटर, और इस कंटेनर्स में लिया गया है वाटर तो लिया गया है और नॉन वोलेटाइल लिया गया है। नॉन वोलेटाइल ये हो रहा है कि जिसका कोई भी वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होता है। इसका मतलब दोनों में कंटेनर में जो प्रेशर होगा क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा और सॉल्वेंट का प्रेशर जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखा, पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी एस, ये सॉल्यूशंस बता रहा है, एस मतलब सॉल्यूशन और ये सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए पी एस इज इक्वल टू, इसका पार्शियल प्रेशर लिखें तो रॉल्स लॉ में कल पढ़े थे कि जो प्रोडक्ट होते हैं प्योर सॉल्वेंट का और मोल फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट इक्वल क्या क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो ये बात को आपको समझना थोड़ा सा जरूरी था कि जब प्योर सॉल्वेंट रहेगा और प्योर जब सॉल्यूशंस रहेंगे जिसमें नॉन वोलेटाइल जब मिक्स किया जाएगा तो क्या कंडीशंस आते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप इस इक्वेशंस को 1 लिख सकते हैं। देखिए, यदि आपसे डिफिनीशन पूछा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स क्या होगा, अब बताइए ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसमें क्यों हुआ। आप सोचिए, एक कंटेनर्स में वाटर है और एक कंटेनर में कुछ वाटर और कुछ साल्ट को मिक्स कर दीजिए और दोनों को हीट कीजिए। क्या दोनों का सेम टेम्परेचर पे हीट करें, क्या सेम टाइम पे दोनों क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए वाटर सबसे जल्दी बॉयल होना शुरू होगा और इसमें क्या है, साल्ट के जो पार्टिकल्स है या तो आप शुगर के पार्टिकल्स लेंगे तो इसमें कुछ तो टाइम लगेगा, मतलब प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो लिखिएगा RLVP इज इक्वल टू, RLVP में लिखिएगा व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लिखिएगा व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट can be added to the pure solvent, to the pure solvent, किस में ऐड करना है, to the pure solvent, है ना। जब प्योर सॉल्वेंट में बेटा आप ऐड करेंगे, है ना, तो प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, टू दी वेपर प्रेशर्स, टू दी वेपर प्रेशर, टू दी वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जब वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, तो द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर्स, आगे लिख लीजिएगा, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पूरा लिख देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, यदि प्योर सॉल्वेंट में आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वो जो प्रेशर्स डिक्रीज होगा उसी प्रेशर्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, उसी प्रेशर्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स। अब समझते हैं इसका कुछ हम लोग फार्मूला भी डिफाइन करेंगे। आप इस फार्मूले जो अभी हम लोग डिफाइन किए हैं उसको आप लिख लीजिएगा, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P प्योर प्रेशर्स होंगे और ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शंस किसका होगा, सॉल्वेंट का। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन से ले लीजिए। अब देखिए, एक क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है और एक क्या है, सॉल्यूशन है। एक क्या है आपका, सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब देखिए, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों का कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहा होगा। इसको मैं PS बोल दूं और इसको क्या बोल दूं, प्योर को PO बोल दूं। अब बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, PS का होगा या PO का होगा, बताइए। तो देखिए, इसमें प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट है और इसका क्या होगा, कम होगा। तो आप लिख सकते हैं
PO माइनस PS, है ना। तो ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना। लोअरिंग वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, PO माइनस PS। अब आपको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कभी भी किसी के रिलेटिव में फाइंड करते हैं तो इनिशियल प्रेशर्स के रिलेटिव में फाइंड करते हैं। तो अब जो लिखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए इनिशियल आपका प्रेशर क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है, तो ये क्या हो जाएगा, PO माइनस PS डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, PO। ये क्लियर, ठीक। मैं डिफिनीशंस को रब कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। अच्छा देखिए, लोअरिंग वेपर प्रेशर नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज क्या हो जाएंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। अब देखिए RLVP इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको चलो अब सेकंड इक्वेशन आप गिवन कर सकते हैं। तो देखिए PO माइनस PS है डिवाइडेड बाई क्या है, PO है। क्या फर्स्ट इक्वेशन में PS का जो वैल्यू है, PO एक सॉल्वेंट है, आप इसमें पुट कर सकते हैं, कर दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं PO माइनस PS के पोजीशन पे क्या जाएगा, ये PO को आप टॉप पे लिखिए, सही रहेगा। PO माइनस, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, है ना। PO सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P0। अब देखिए RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, ये P0 कॉमन आ सकता है क्या, दोनों में सेम है। तो P0 1 माइनस X सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, P0 हो जाएगा। अब देखिए P0 क्या हो जाएंगे, कैंसल्स हो जाएगा। P0 जब कैंसल्स हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको, RLVP इज इक्वल टू, ये आपको है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1 माइनस X सॉल्वेंट, है ना। क्या जाएंगे आपका X, 1 माइनस X सॉल्वेंट हो जाएंगे। आइए यहां देखते हैं इसको, RLVP इज इक्वल टू P0 माइनस PS, और ये क्या है आपका P0 है। देखिए 1 माइनस X जो सॉल्वेंट लिखा हुआ है, X जो सॉल्वेंट लिखा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता था, इसका मतलब एक सॉल्वेंट होता था, और X को क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1। और यहां पे आया हुआ 1 माइनस X सॉल्वेंट, क्या आप X सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट माइनस X सॉल्वेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बात को बताइए। ये जो लिखा हुआ 1 माइनस X सॉल्वेंट, क्या इसके पोजीशन पे X सॉल्यूट लिख सकते हैं, X सॉल्यूट लिख सकते हैं कि नहीं। अब X सॉल्यूट को लिखे हैं तो इसको मोल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया था कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो किसका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, सॉल्यूट का, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। RLVP इज इक्वल टू P0 PS P0। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक बात समझिए, जब आपको बताया गया था मोल फ्रैक्शंस, तो क्या बताए थे कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, इफ
सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, है ना, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूट, है ना। तो जब ऐसा होता था तो क्या होता था कि जो सॉल्यूट होते थे वो वेरी वेरी क्या होता था, लेस देन होता था सॉल्वेंट का होता था। तो देखिए यहां से यदि सॉल्यूट रिमूव हो जाएगा तो RLVP का फार्मूला क्या बन जाएगा, RLVP इज इक्वल टू P नॉट PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू, ऊपर में क्या आ जाएगा, N सॉल्यूट, और देखिए ये क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा सॉल्यूट, तो बचेगा क्या आपका N सॉल्वेंट। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएंगे RLVP का, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स का। क्लियर। तो इस फार्मूले को आप नोट कीजिए और इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस देखेंगे जिससे ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो एक बार फिर से मैं इस डिफिनीशंस को पूरे क्लियर कर देता हूं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया गया बेटा कि एक बार प्योर सॉल्वेंट लिया गया और एक सॉल्यूशंस लिया गया, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा प्योर सॉल्वेंट का होगा, तो प्योर सॉल्वेंट माइनस PS, इसको लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, है ना, यस या नो में आपको आंसर पूछेगा, या 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें लिख दिया जाएगा कि चूज दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन। तो आपको इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे तो तीनों ऑप्शन दे दिया हूं, तो इसमें से 3 तो नहीं हो सकते, तो आप ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चूज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक में लोअरिंग वेपर प्रेशर रहेगा, एक में रिलेटिव लोअरिंग, एक में ऑस्मोटिक और एक में डिप्रेशन। तो देखिए ऑस्मोटिक भी है, रिलेटिव भी है, डिप्रेशन भी है। तो ये लोअरिंग वेपर प्रेशर नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, P नॉट माइनस P नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, ये फार्मूला, ठीक है। तो आप इस पे अच्छा आगे हम लोग क्या किए कि RLVP लगाए P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यहाँ देखिए हम लोग देखे थे कि एक प्योर सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशंस का लिए थे, तो उस पर पार्शियल प्रेशर यहाँ पे पुट किए, P नॉट को बेटा कॉमन किए, 1 माइनस एक सॉल्वेंट बच गया, x मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, है ना। अगेन हम लोग देखे कि जब एक मोल सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो 1 होता है, और यहाँ पे क्या किया गया था 1 माइनस एक सॉल्वेंट, इस फॉर्म में हम लोग लिखे तो सॉल्यूट आ गया। तो जिसका हम लोग का मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना होता है उसी का नंबर्स ऑफ मोल सबसे ऊपर लेते हैं और दोनों टोटल नंबर्स ऑफ मोल सम करते हैं। फिर देखे थे मोल फ्रैक्शंस में हम लोग एक टर्म पढ़े थे, नोट पॉइंट करके बताया गया था कि यदि डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हो तो सॉल्यूट क्या होते हैं, वेरी निग्लिजिबल्स होते हैं। और ये क्वेश्चंस में आपको बोला नहीं जाएगा कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस है, आपको वो समझना पड़ेगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा क्या और इसमें फोकस करना है। तो देखिए डाइल्यूटेड रहेगा तो एंड सॉल्यूट क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन मतलब निग्लिजिबल, 1 से बहुत ही यदि कम आ रहा है तो आप उसको निग्लिजिबल लेकर चल सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा 0 के अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे, तो बचेगा एन सॉलिड और ये बचेगा एन सॉल्वेंट। तो यही होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आइए हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इस पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे एक क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस का आप लोग सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg, 640 mmHg दिया हुआ है और बोला जा रहा है अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब उसमें मिक्स किया जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना किया जा रहा है 2.175 ग्राम इज एडेड किया जा रहा है। मतलब एक सॉल्यूशंस बनाया गया है ना। बेंजीन में क्या किया जा रहा है, बेंजीन लिया गया है जो 39 ग्राम से लिया गया है ना। और इसमें क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
2.17 ग्राम लिया गया, 2.175 ग्राम लिया गया। क्लियर। आगे बोला जा रहा है 39 ग्राम टू वेपर प्रेशर्स ऑफ रिजल्टिंग ऑफ सॉल्यूशंस 600 mmHg। देखिए जो सॉल्यूशंस बनने के बाद जो उसका जो वेपर प्रेशर्स होता है क्या हो जाता है, 600 mmHg। तो ये क्या था, ये प्योर था। देखिए पढ़िए आगे, द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg। मतलब आपको गिवन क्या दे दिया गया, गिवन डेट आपका है पीओ दे दिया गया आपको 640 mm ऑफ Hg। अच्छा ये बार में भी प्रेशर्स हो सकते हैं, है ना। सॉल्यूशंस का दे दिया गया है आपको 600 mm ऑफ Hg। क्लियर। अब रिलेटिव आपको फाइंड करना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो देखिए RLVP हम लोग पढ़े थे। अच्छा इस ये जो दिया हुआ है ये जो सॉल्यूट 2.175 ग्राम जो मिलाया गया है, इसका पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो मैं यदि बोलूं कि नॉन वोलेटाइल का जो सॉल्यूट है इसका मोल क्या होंगे, अगर आपको फाइंड करना हो यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉल्यूट आपका दिया हुआ है 2.175 ग्राम दिया हुआ है ना। जो सॉल्वेंट दिया हुआ है 39 ग्राम्स दिए हुए हैं। तो 39 ग्राम ये तो बता दिया गया है कि बेंजीन है ना। ये बता दिया गया है कि क्या है, बेंजीन है। तो देखिए सॉल्यूट का मोल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि फार्मूला क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स का, RLVP इज इक्वल टू P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0, और ये क्या हो जाएंगे N सॉल्यूट मतलब मोल सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे N सॉल्वेंट। ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या दे दिया गया है। P0 दे दिया गया है, तो P0 के पोजीशन पे 640 आप रखिए। PS दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है 600 और 640। N सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। तो जब N सॉल्यूट आप फाइंड करेंगे तो आपको मोलर मास इसका नहीं पता है, ये नहीं बताया गया है कि नॉन वोलेटाइल है, कौन सा कंपाउंड्स है, तो नहीं दिया गया। तो आप अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल इज M ले लीजिए। तो जब इसको आप नंबर्स ऑफ मोल फाइंड करेंगे सॉल्यूट का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा गिवन मास, मोल इज इक्वल टू होते हैं गिवन मास अपॉन क्या होते हैं मोलर मास होता है, मोल इज इक्वल टू, है ना, मोल इज इक्वल टू फाइंड करना किसी को तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए नॉन वोलेटाइल का क्या हो जाएगा, गिवन मास क्या है 2175, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा M हो जाएगा, है ना। अच्छा ये आपको सॉल्यूट भी होते हैं, N सॉल्यूट भी होता है। देख लेते हैं, डाइल्यूटेड रहेगा तो उसको रिमूव कर देंगे, डिवाइडेड बाई N सॉल्वेंट। देखिए N सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसका जो बेंजीन का जो हो जाएगा 39 आपका गिवन है। बेंजीन का मोलर मास जो होता है 78 होता है ना। तो 78 प्लस 2175 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा M हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो 640 माइनस 600 तो ये हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा आपको 64। देखिए ये आ जाएगा 2175 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M हो जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 21
0.75 डिवाइडेड बाई m हो जाएंगे। आप ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 4 से जब 64 कीजिएगा तो 1 बाई क्या आ जाएगा 16 आ जाएंगे। देखिए आप इसको यदि कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। 2175 डिवाइडेड बाई m, आप इसको एलसीएम से लीजिएगा तो 2m हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो m बचेगा, तो m आ जाएगा प्लस m, तो ये क्या हो जाएगा 2.175 इंटू क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इसका रूल्स होता है कि जब x बाई y हो और जब m बाई n हो तो n x के साथ जाएगा, m किसके साथ जाते हैं y के साथ। तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस होगा और ये इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2.175 इंटू 2m हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए m है और ये आ जाएगा m प्लस 2.175 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1/16। अब देखिए ये इस m से m क्या हो जाएगा कैंसल्स हो जाएंगे। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो m इज इक्वल टू 2, देखिए ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा 1.75 इंटू 2 और 2.175 इंटू 2 और ये हो जाएगा क्या 16 हो जाएंगे। आप क्या कीजिए, मैं देखिएगा इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। क्या है आपका m प्लस 2.175 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.175 इंटू 2 इंटू क्या है 16 है। आप ये टर्म को क्या कीजिए अपोजिट के ट्रांसफर कीजिएगा, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 इंटू 2 इंटू 16 माइनस 2.175 इंटू 2 और ये बच जाएगा m, है ना। हम लोग के m ही मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना है। देखिए ये देखिए कैलकुलेशन को भी कोशिश कीजिएगा जितना शॉर्ट हो सके। ये दोनों टर्म में क्या है बेटा कॉमन है 1.75 इंटू 2 और ये बच जाएगा 16 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2.175 इंटू 2 इंटू 15 मतलब 30 इंटू 2.175। क्लियर। मेरे हिसाब से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 65 या 64 के अप्रोक्सीमेट आपको आंसर्स आना चाहिए, है ना। इसका जो आंसर आना चाहिए 65 अप्रोक्सीमेट आएगा। तो आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा 30 इंटू, क्योंकि 30 इंटू 260 है ना, तो 65 अप्रोक्सीमेट आएगा इसका आंसर। तो 65 ग्राम पर मोल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ था कि एक नॉन वोलेटाइल दिया हुआ था और एक वोलेटाइल एक सॉल्वेंट दिया गया था, उसमें मिक्स किया गया था। नॉन वोलेटाइल का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया था, लेकिन कितना ग्राम मिक्स किया गया गिवन मास दे दिया गया था, ठीक है। और उसका प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर भी दिया गया था और सॉल्यूशंस बनने के बाद भी क्या दिया गया था प्रेशर दिया गया था। जो सॉल्वेंट था उसका भी गिवन मास दे दिया गया था और उसका ये भी बता दिया गया था कि कौन सा सॉल्वेंट है। तो बेंजीन सॉल्वेंट था, तो बेंजीन का जब अब C6H6 होता है आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 78 आएगा, क्योंकि देखिए ये आपको होता है तो इस 12 इंटू 6 प्लस 6 आ जाएगा 78। आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरीके से आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स का क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ और डिफरेंट बुक में है और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जब भी क्वेश्चन जब दिया जाता है ना तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, गिवन डाटा लिख लीजिएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है। जैसे मेरे को फाइंड करना था मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो उसको हम क्या कर लिए एम अज्यूम कर लिए। अब जो भी आपको अच्छा लगता है एम एक्स वाई जेड अल्फाबेट में कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे जो दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशंस देखेंगे, डिप्रेशन देखेंगे, ऑस्मोटिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।